अधिकारी अब बीच में आ रहे हैं। सियासत यहां तक पहुंच गई है कि अधिकारियों के घायल होने की नौबत आ रही है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कौन इसके लिए जिम्मेदार है, इस अगले 45 मिनट के डिबेट में यहां पर तय हो जाना चाहिए कि अधिकारियों पर इस तरह की आंच क्यों आए। वो कहते हैं शहजाद पूनावाला जी कि आपकी सरकार चुन चुनकर इनको बदनाम कर रही है, विपक्षी नेताओं को। आप उनके पीछे ईडी को लगाते हैं और इसीलिए ये अफसर इस तरह से घायल हो रहे हैं। आप जवाब दीजिए पहले। देखिए, मेरी बात पर तो टीएमसी यकीन नहीं करेगी कि हम चुन चुनकर इस्तेमाल नहीं करते, तो मैं यहीं पर बैठे हुए एक सम्मानित प्रवक्ता की बात सुना देता हूं। भ्रष्टाचार, और पहले वक्तव्य में कहा था कि साहब कोर्ट ने कहा एलजी पर क्यों नहीं मुकदमा दर्ज किया। इससे आपके पाप धुल जाते हैं क्या? केजरीवाल जी इतने भावुक और भोले हो जाते हैं, लेकिन एक भी प्रामाणिक तथ्य का जवाब नहीं देते। ना दिलीप जी ने दिया। मैंने कहा आपको कैसे एक्साइज एक्ट का वायलेशन किया, कैसे एनसीटी के एक्ट का 1991 का आपने, तो आप समझ ही गए होंगे। देखिए, अब मैं क्या बोलूं, इसकी तो पुष्टि खुद अभय जी ने किया है, मेरे बड़े भाई है। अभय जी के अलावा सुप्रिया श्रीनेत ने भी किया है। कांग्रेस वालों ने तो पोस्टर लगा लगा कर कहा था मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी सही है, संजय सिंह की गिरफ्तारी सही है। और ये आम आदमी पार्टी वालों ने भी, जब छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ था जिस पर हम लोग बोलते थे, तो वहां पर तो भूपेश बाघेल की गिरफ्तारी की मांग की थी। अच्छा, छोड़ देते। अब आते हैं ईडी के प्रति रिएक्शन। आपने क्योंकि एबीसी से गिनवाया था, तो एबीसी रिएक्शन में भी है। देखिए, ए फॉर जानलेवा अटैक करने वाला रिएक्शन टीएमसी की ओर से, बी फॉर भागने वाला रिएक्शन केजरीवाल जैसे लोगों की ओर से, और सी फॉर छुप जाने वाला रिएक्शन अभिषेक बैनर्जी से लेकर हेमंत सोरेन की ओर से। मेरा केवल एक ही सवाल है कि यदि इनके खिलाफ कुछ है नहीं सबूत, तो इनको कोर्ट से राहत क्यों नहीं मिलती। अब ये जो मामला है पीडीएस स्कैम का 1000 करोड़ का मामला है, इसमें तो ज्योतिप्रिय मलिक अक्टूबर से गिरफ्तार है, क्यों उनको राहत नहीं मिली। एसएससी स्कैम जो बंगाल में हुआ है, उसमें पार्था चैटर्जी को राहत क्यों नहीं मिली। जो अम्फान साइक्लोन में स्कैम किया, उसमें राहत किसी को क्यों नहीं मिली। जिस प्रकार से कट मनी का स्कैम बंगाल में हुआ है, उसमें राहत किसी को क्यों नहीं मिली। तो कोर्ट भी क्या विद्वेष की भावना से काम कर रही है। परंतु मुद्दा यह केवल नहीं है, आज मुद्दा दो तरफा है। एक तो है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार के अलावा राजनीतिक हिंसा का संस्थागतीकरण हो चुका है। मतलब कि आज टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, तालिबान माइंडसेट एंड कल्चर बन चुका है। मां माटी मानुष नहीं। आज क्या हो गया है, देखिए, भारत मां का अपमान, माटी रक्त रंजित, और मनुष्य की तो सुरक्षा पर ऐसा खतरा कि अगर ऑफिशियल सुरक्षित नहीं है तो आम मनुष्य का क्या। बताइए, 2013 में पंचायती पोल्स में हिंसा, 45 लोग मारे गए। 18 में हिंसा, वहां पर 70 लोग मारे गए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई। 21 में पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, 2022 में बीरभूम वायलेंस हुआ, 2023 में पंचायती राज पोल्स में वायलेंस हुआ, उसमें तो अधीर रंजन चौधरी बोल पड़े, और आज भी अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं। अब बताइए कि अधीर रंजन चौधरी क्या हमारे प्लान के साथ है क्या? विद्वेष की भावना से कार्रवाई हो रही है, उन पर हमला हो रहा है, तो अधीर रंजन बाबू समर्थन करते टीएमसी का। ये तो साथी है ना एक दूसरे के साथ, और कहते हैं डेमोक्रेसी बचाओ। तो क्यों अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि आज घायल हुए हैं, कल हत्या हो जाएगी। और इसमें एक और मुद्दा है। देखिए, संस्था जो होती है संवैधानिक या कानून की, उनका अपमान करना टीएमसी का चरित्र बन चुका है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए क्या कहा कल्याण बैनर्जी ने, फिराद हकीम ने सीआईएसएफ के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। मेरे पास वीडियो है, पर मैं उसके इस्तेमाल नहीं करना चाहता। पहले तो आज हम ये तय करेंगे ना कि इन अधिकारियों पर हमला क्यों हुआ है, किसने हमला किया। तौसीफ खान, क्यों यह हमला हुआ, किसकी जवाबदेही है, गृह मंत्रालय किसके अंडर है पश्चिम बंगाल में। अगर टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर पर यह रेड हो रहा है, रेड बंद कर दे ईडी, नहीं तो अफसर पर हमला होगा। अंजना जी, देखिए, मैं किसी भी वायलेंस की सपोर्ट नहीं करता। कोई स्टेट गवर्नमेंट, ममता सरकार भी किसी भी तरह के वायलेंस की सपोर्ट नहीं करती। किसी भी व्यक्ति को यह हक नहीं है कि वो वायलेंस में उतरे। लेकिन ईडी अफसर को भी यह हक नहीं है कि वो भीड़ को जाकर के उकसाए। वहां से रिपोर्ट आया कि बीजेपी के बिहेस्ट में ईडी के ऑफिसर्स के साथ में जो सेंट्रल फोर्सेस आए, वो भीड़ को उकसा रही थी। चुनाव के वक्त में भी ये बात साबित हुआ है, जहां पर उन्होंने सेंट्रल फोर्सेस ने गोली चलाया था। अगर ईडी को कोई कार्रवाई करना का मतलब क्या होता है? वो बंगाल पुलिस को लूप में क्यों नहीं रखती, वो चीफ सेक्रेटरी को लूप में क्यों नहीं रखती, ताकि जो सेंसिटिव एरिया है उसको बंगाल सरकार से वहां पे उनको आवाज नहीं जा रही। एक काउंटर क्वेश्चन है। आपने कहा कि वहां पर सेंट्रल फोर्सेस ने भीड़ को उकसाया, क्या हुआ, कैसे उकसाया? आप गोली वोली की पुरानी कहानी सुनाने लगे। उकसाया कैसे उकसाया? भीड़ को उकसाने की रिपोर्ट आई है। क्या किया? भीड़ को उकसाने की रिपोर्ट है। और मैं आपको यह भी बताऊं, शुभेंदु अधिकारी पब्लिकली जब प्रोग्राम करते तो वो कहते तुम्हारे काছে ईडी पाठिए देवो, और उसके बाद में ईडी को भेज देते हैं। ये ईडी खुद से आती या ईडी को बीजेपी भेजते हैं टारगेट करके? यही तो सवाल है।
अगर आपके रूल्स है ईडी को वो एक रेड करने political का भी question प्रोसीजर है। है, वो एक आप एक चीफ second, सेक्रेटरी एक तक क्यों नहीं बताते? नहीं, आप एक पुलिस second, को भी तौसीफ नहीं साहब, बताते। तौसीफ साहब, देखिए, आज आप facts पे माहौल को बात खराब कीजिए, करके बोलते हैं। फैक्ट्स पे बात कीजिए, सिर्फ रेटरिक पे बात मत कीजिए। वो एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, अधिकारी पर हमला कैसे हो जाएगा? आप कह रहे हैं कि सेंट्रल फोर्सेस ने भीड़ को उकसाया, बहुत गंभीर एक्यूजेशन है, बहुत गंभीर आरोप। कैसे उकसाया? सिर्फ ऐसा बोल के आप नहीं निकल सकते, आप नेशनल टीवी पे हैं, आप बताएं कि कैसे उकसाया, बताइए तो क्या किया? नहीं, फैक्ट जी सच हाँ, सामने वहाँ आना पे- चाहिए ना, कैसे वहाँ उकसाया, पे- क्या किया? वहाँ पे जो लोकल्स हैं, जो लोकल्स हैं, उनका रिपोर्ट ये आया कि भीड़ को उकसाया गया। कैसे? अब ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इस पे डिटेल आपके सामने आ जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, बिल्कुल इसका ये मतलब ईंट नहीं देख रहे हैं कि आप? कोई जो है वायलेंस में ये जो उतर कार जाए। वाली तस्वीर इनको इसकी- दिखाई है, इसकी ये मैं ईंट डिफेंस नहीं पत्थर करता। देख रहे हैं आप, जो लेकिन मारी गई है साथ में गारों ये पर। भी मैं आपको बताता देखो हूँ। ना, आप तो सिर्फ जी इसको देखो, तो इसको मत जस्टिफाई कीजिए कि उकसाया और सेंट्रल फोर्सेस पर आप ऐसा एक्यूजेशन लगा रहे हैं, आरोप। ये कार की तस्वीरें देखिए, ये ईंट पत्थर इस तरह से गाड़ियों पर हमला करना। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा अंजना जी, ये आरोप तो मैं नहीं लगा रहा। रिपोर्ट्स आए हैं लोकल से कि ये भीड़ को उकसाया गया, लेकिन मैं सबसे पहले ये बात कहा कि किसी को हक नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफिसर पे वो वायलेंस का उपयोग करे। लेकिन जब ईडी कोई एक्शन लेती है तो बंगाल पुलिस को लूप में क्यों नहीं रखती, या वो कम से कम चीफ सेक्रेटरी को लूप में क्यों नहीं रखती, ताकि बंगाल प्रशासन की तरफ से, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बंगाल के हाथ में। आपने प्रश्न उठाया कि होम मिनिस्टर बंगाल का कौन है। आप जब इंफॉर्मेशन दे देंगे तो कौन से सेंसिटिव एरिया है, वहां पे क्या प्रिकॉशन लेना है, आपको अकॉम्पनी करेगी बंगाल पुलिस आपके रेड में। लेकिन आपका मकसद वो नहीं है कि लीगल तरीके से कहीं पे रेड किया जाए। अगर बीजेपी का मकसद यह है कि एक बैड पिक्चर फ्रेम किया जाए, एक बैड कलर में बंगाल को दिखाया जाए, बंगाल एक पीस लिविंग स्टेट है, लेकिन उसको ये ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए ताकि बड़े बड़े बीजेपी सेल के नेता, बीजेपी आईटी सेल के नेता वहां से भाषण देने लगे कि बंगाल में इमरजेंसी लागू कर दिया जाए, बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो गया। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा, और वो एज अ टूल ईडी को इस्तेमाल कर दिए। यही तो कहते आ रहे तृणमूल एक जमाने से। ठीक है, छोटा सा जवाब, फिर मैं अभय जी आपके पास आ रही हूँ, छोटा सा जवाब। अंजना जी, बंगाल पुलिस पर कितना भरोसा हाईकोर्ट को है कि 2021 में पोस्ट पोल वायलेंस हुआ तो उन्होंने मैटर सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया, ये कहते हुए कि पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उकसाने की जहां तक बात है तो मुझे बता दीजिए कि एफआईआर दर्ज हो गई होगी, उसमें किसका नाम लिया गया है उकसाने के लिए? आप अगर इस प्रकार से अधिकृत रूप से इतने स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि उकसाया गया ईडी की तरफ से, तो किसने उकसाया, कैसे उकसाया? एफआईआर की डिटेल्स, एफआईआर की कॉपी नंबर बता दीजिए, हम उसमें से पढ़कर आज तक ब्रेक कर देगा। दूसरी बात मुझे बताइए कि 2023 के पंचायती चुनाव में किसने उकसाया, 2021 के पोस्टपोल वायलेंस में किसने उकसाया, बीरभूम की हिंसा में किसने उकसाया, 2018 की 2013 की पंचायती वायलेंस में किसने उकसाया? और देखिए आखिरी बात, चलिए उकसाया उन्होंने और फिर ये हिंसा हुई, तो अधीर रंजन चौधरी तो इंडिया अलायंस के है ना भाई, वो क्यों बोल रहे हैं ये? तो या तो अधीर रंजन चौधरी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है तो अभय दुबे उसका जवाब दे, या तो अधीर रंजन चौधरी भी वही महसूस कर रहे हैं जो आम जनमानस और हम महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब ममता बनर्जी तानाशाही है। और देखे ना किस प्रकार का ये रवैया है कि ये कहते हैं डेमोक्रेसी बचाओ, मतलब बंगाल में डेमोक्रेसी का खतरा टीएमसी, केरला में डेमोक्रेसी का खतरा लेफ्ट पार्टी, पंजाब में डेमोक्रेसी का खतरा आम आदमी पार्टी, और अभय दुबे दिल्ली में आके बोलेंगे हम डेमोक्रेसी बचाएंगे इनके साथ। ठीक है, तलवार की धार पर चलने का आपका वक्त शुरू होता है अब, अभय दुबे जी। अधीर बाबू कह रहे हैं कि तानाशाह है ममता बनर्जी, अभी तो खून ही निकला है, किसी की हत्या भी हो सकती है, अधिकारियों पर हमले को लेकर उन्होंने कहा है। अब आपकी कसौटी है, आप बताइए कि आप इसको किस तरह से देखते हैं? ईडी के अधिकारियों पर अगर यह हमला हुआ है तो क्या जवाब दे ममता बनर्जी, है या नहीं? अंजना जी, 10 सालों से भारत के प्रजातंत्र को ईडी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लहूलुहान कर रही है। प्रजातंत्र का, प्रतिपक्षी दलों का मान मर्दन किया, सिर फोड़कर 5000 टांके हैं, 5000 जानती हैं, 5906 मुकदमे दर्ज किए ईडी ने। कितने का निराकरण किया? देश के ये बात सुनकर के पैरों के तले जमीन खसक जाएगी, सिर्फ 25.42%। एक खबर आई थी जब वार्षिक प्रतिवेदन ईडी ने प्रस्तुत किया था कि 85% मुकदमे 2014 के बाद प्रतिपक्षी दलों पर है। मैं चुनौती देता हूं, उसमें उन्होंने कहा था कि एमएलए, एमपी, एमएलसी, पूर्व एमपी, एमएलए पर 121 में से 115 प्रतिपक्षी दलों पर है, नहीं 100% मुकदमे प्रतिपक्षी दलों पर है। अभी मेरे विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे कि कोर्ट से राहत नहीं दी, अरे मिली कोर्ट से राहत।
किसको मिली कोर्ट से राहत जानते हैं आप? कोर्ट से राहत मिली हमारे अजीत दादा पवार को। यह जुलाई 2021 का प्रेस रिलीज है। उन्होंने कहा सुनेत्रा पवार और अजीत पवार की 65 करोड़ 70 लाख रुपए की संपत्ति हम जब्त करते हैं, 826 करोड़ रुपए के स्कैम में ये लोग शामिल हैं। कैसे राहत मिली जानते हैं आप? ये ईडी ने चार्जशीट में से नाम ही ड्रॉप कर दिया। 2018 में छगन भुजबल जी के खिलाफ केस लगाया। उन्होंने कहा कि वो जो महाराष्ट्र का सदन है उसके घोटाले में आरोपी है। अभी 10 दिन पहले हाई कोर्ट में यह कहा कि साहब वो याचिका की फाइल ही घूम गई है हमारी। दुख इस बात का हुआ कि माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहा कि जो संजय राउत के खिलाफ जेल में रखने का अमानवीय काम किया वो विच हंट था। नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश के, जब मध्य प्रदेश के चुनाव आते हैं, गोविंद सिंह, उनको एक नोटिस ईडी देती है, वो हतप्रभ रह जाते हैं। बहुत ईमानदार नेता है। उन्होंने कहा मेरे खिलाफ आज तक किसी अदालत में कोई ऐसा मुकदमा ही नहीं, कोई कारण भी नहीं बताया आपने। जब कपिल सिब्बल जी, विवेक तनखा जी सर्वोच्च अदालत जाते हैं, आज 10 महीने हो गए, ईडी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं 1 मिनट बताऊं, आपकी वाजिब दलील है जो आप रोज देते हैं। एक बार तस्वीरें दिखाते हैं इनको, जो आज ईडी ने हरियाणा से रिकवरी की है, वो तस्वीरें दिखाइए। अभय जी बंद कर ले ईडी इस पर अपनी आंखें। दिलबाग सिंह पूर्व विधायक आईएनएलडी के अभय चौटाला के समधी हैं, और एक और कांग्रेस के विधायक के घर पर भी रेड्स हुए। ये सब पर ईडी अपनी आंखें बंद कर ले क्या? ये जो 5 करोड़ कैश है, विदेशी हथियार है, 300 राउंड बुलेट्स वहां मिले हैं, अंजना जी, शराब की बहुत सारी बॉटल्स मिले हैं, ये सब ईडी बंद कर दे, क्योंकि आप बताएंगे कि कुछ नेताओं को दूसरी तरफ जाने पर रिस्पाइट मिल गया है ना? आप उन अफसरों पर 2 लाइन नहीं बोले अभय जी? कुछ नहीं, आप उन अफसरों पर 2 लाइन नहीं, पहले मेरा सवाल सुनिए। आप उन अफसरों पर 2 लाइन नहीं बोले सर, जिन पर यह पत्थर मारा गया है? और अधीर रंजन चौधरी तो लोकसभा में कांग्रेस के नेता सदन है, उनकी बात को आप सेकंड करने को आज तैयार नहीं है। अंजना जी, कोई भी राजनीतिक दल किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थक नहीं हो सकता, मगर आज प्रधानमंत्री जी को आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मलोचन करना चाहिए कि आखिर देश में ये परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई। प्रधानमंत्री जी हृदय पर हाथ रखिए और बताइए देश को कि 2014 में सीबीआई ने कितने छापे हेमंत बिस्वा शर्मा के मारे थे, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने ली थी। जुलाई 2015 में आप गए असम और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, बुकलेट निकाल करके कि अमेरिका की लुई बर्जर केस में आरोपी है, हमारे पास प्रमाण है। अगस्त में वो आपकी पार्टी में शामिल हो जाता है। देश के गृह मंत्री जी से पूछा जाता है सवाल कि अब वो अपराधी नहीं है, तो कहते भैया अब ये सवाल मुझसे करना बंद कर दीजिए। भावना गवली को ईडी ने 5 नोटिस दिए। बताइए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी कि नहीं? शिवसेना की सांसद, उसने कहा नहीं जाऊंगी ईडी के पास, ईडी के पास नहीं जाऊंगी, मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाऊंगी। प्रधानमंत्री जी बताइए ना, प्रताप सरनाइक, ये ईडी ने अब ट्वीट किया 11.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की, क्या हुआ प्रधानमंत्री जी बताइए ना। नारायण राणे के केस का क्या हुआ, आज देश जानना चाहता है। आज आपको बताना पड़ेगा। हसन मुंशरिफ, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे कि 40,000 किसानों का पैसा उसके बच्चों के खातों में चला गया, क्या हुआ प्रधानमंत्री जी। आप महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे, इकबाल मिर्ची, दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ, उसका साथी प्रफुल्ल पटेल, जिसकी संपत्ति जब्त की, आज आपने गले लगाकर सारे पाप धो लिए। प्रतिपक्ष के लोग ये पूछ रहे हैं कि क्यों बेमनस्य का भाव प्रतिपक्षी दलों के खिलाफ रखते हो।